Good morning all of you. My name is विकास कुमार from आर्ट्स कैंपस इंस्टीट्यूट पटना बोरिंग रोड। हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटी के बारे में। और अभी जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का हमारा नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो ये जो चैप्टर जो है आपने इमरजेंसी के बाद, जैसे 1975 में जब इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड हुआ उसके बाद का सिचुएशन क्या था, जैसे उसमें हम बात करेंगे। इसमें दो पॉइंट मेनली जो हम डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट है हमारा क्राइसिस और दूसरा पॉइंट है हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो सबसे पहले समझेंगे क्राइसिस क्या है। तो क्राइसिस के बाद से जब 1975 के पास हम देखेंगे लगभग जब आपका इमरजेंसी लगा तो देखिए जैसे देखते हैं इमरजेंसी 3 तरह का होता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं हम लोग, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो आर्टिकल 352, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं आर्टिकल 356, या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं आर्टिकल 360। तो हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं 1975 में वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके आफ्टर क्या क्राइसिस था, क्या चेंजेस था एज डेमोक्रेटिक ऑर्डर में, वो बात करें। पर जब हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी इमरजेंसी लगता है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, एक्सटर्नल ग्राउंड पे हो, ठीक है, या तुम्हारा इंटरनल ग्राउंड पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पर्सनल इमरजेंसी हो, तो आपके दो आर्टिकल जो दो फंडामेंटल राइट जो आपका कभी सस्पेंडिंग होते हैं। जैसे आर्टिकल 20 के बारे में बात करते हैं और आर्टिकल 21 के बात करते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम या लिबर्टी की हम बात करते हैं। पर इस समय सिचुएशन ऐसा नहीं था। इस समय सिचुएशन था कि यहाँ पे हम बात करें डेमोक्रेटिक ऑर्डर में चेंजेज आया था। कि जैसे हम बात करते हैं हमारे 3 ऑर्गन हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 ऑर्गन है। जैसे हम बात करें लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव क्या है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, और जुडिशरी क्या है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है। तो यहाँ मेनली हमारा क्या है कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट था इंदिरा गांधी का, वो कॉन्फ्लिक्ट जुडिशरी के वर्सेस था। तो हम जो मेनली इसमें डिस्कशन करेंगे वो किसके बीच होगा, इंदिरा गांधी वर्सेस जुडिशरी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कांग्रेस आर वर्सेस जुडिशरी। जैसे देखेंगे अभी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की बात करें सुनिए इंदिरा गांधी, और जो सबसे ज़्यादा अभी तक यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो वो इंदिरा गांधी के समय में। और जितने भी जुडिशरी के जो पावर कटल किए गए हैं वो आपको देखिएगा आर्टिकल 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आ गया, उसको बाद में फिर उसको बैक किया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो मेनली उसमें हम देखेंगे कि हमारा उसमें डेमोक्रेटिक ऑर्डर में क्या बदलाव हुआ। हमारा जो डिस्कशन होगा वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि लगभग यहाँ बात करें कि इंदिरा गांधी इमर्ज, और उस समय की बात करें इंदिरा गांधी का जो एक लीडर थे, एक मास लेवल की लीडर थी, या एक वर्ड यूज किया गया, एक टावरिंग लीडर का बात किया गया। टावरिंग लीडर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, एक क्या मास लेवल सपोर्ट, ये भी है। दूसरा क्या था, ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनके कद में कोई बड़ा नहीं था। क्योंकि हम पहले ही देख चुके जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ है, जब 1967 में इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी को जब प्राइम मिनिस्टर बन गई, पर कैसे सिंडिकेट के साथ। पर जब बाद में हम देखेंगे 1971 में जब इलेक्शन हुआ तो जितने भी सिंडिकेट मेंबर थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस वो बोलते हैं, तो सब के सब हार गए। वहाँ पे हम देखेंगे कांग्रेस को जिसमें साउथ का डोमिनेशन ज़्यादा था, वहाँ पे हम देखेंगे तो उसमें सभी हार गए। और वहाँ पे एक मास लेवल में, मतलब उस समय इंदिरा का मतलब इंडिया का मतलब इंदिरा, और इंदिरा का मतलब इंडिया था। तो इसमें मास लेवल उनसे बड़ा पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर तो कोई था ही नहीं। तो वहाँ देखेंगे कि जुडिशरी से कैसा टकराव उनका हुआ। मेनली हमारा डिस्कशन होगा कि जुडिशरी से टकराव कैसा हुआ। तो बात करें यहाँ पे कि टावरिंग लीडर विद ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी, और कहते हैं दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन पार्टी कंपटीशन बिकम बिटर एंड पोलराइज। और पार्टी कंपटीशन क्या हो, बिल्कुल पोलराइज। एक तरफ इंदिरा गांधी होगी, दूसरा तरफ जितने भी अपोजिशन पार्टी थे, यदि जनसंघ की बात करें, लोकदल की बात करें, कांग्रेस ओ की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सब एक साथ थे। तो पार्टी बिल्कुल एक तरफ इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ पूरा अपोजिशन पार्टी बिल्कुल पोलराइज हो चुकी थी। और उस सिचुएशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि जो ज़्यादा टेंशन का सब्जेक्ट था वो था सुप्रीम कोर्ट फाउंड मेन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे लाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा था। जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आर्टिकल 20 और 21 का, कि मैंने बोला कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, मैक्सिमम बात करते हैं तो फाइन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंडिंग होता है, पर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल सस्पेंड कर दिया गया। तो ये बार बार जुडिशरी से टकराव हो रहा था। जुडिशरी का कहना था यहाँ पे कि जो इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट उससे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच हो रहा है। तो इस पर कांग्रेस का क्या तर्क था, कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन that the extent of the court was against the principle of the democracy,
एंड द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, चैलेंज कर रही है किसको, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। जैसे हम देखेंगे लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट बैठते हैं, तो हमारे यहाँ मेरी पावरफुल जिसको पार्लियामेंट्री तो बोला जाता है, पर इनका इंदिरा गांधी को लग रहा था कि बार बार की जुडिशरी चैलेंज कर रही है और उनके काम में, और खासकर जब बात करते हैं डेमोक्रेटिक ऑर्डर में, बार बार उसके अगेंस्ट प्रिंसिपल को वो काम कर रही है। इसीलिए द कांग्रेस आल्सो एलिगेट दैट कोर्ट वाज ए कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इट वाज बिकम एन ऑब्स्टेकल द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पुअर वेलफेयर प्रोग्राम। और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रही है जुडिशरी, पुअर प्रोग्राम में बार बार इम्प्लीमेंटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऐसा इंदिरा गांधी को उस समय लग रहा था, क्योंकि उस समय हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में टेंशन बढ़ा हुआ था। द पार्टी अपोज टू द कांग्रेस फील दैट द पॉलिटिक्स वाज बिकम टू पर्सनलाइज्ड। और उस समय देखेंगे पॉलिटिक्स जो था मेनली पोलराइज्ड। जब मैंने अभी स्टेटमेंट दिया कि इंदिरा मतलब इंडिया और इंडिया मतलब इंदिरा, मतलब एक मास लीडर थी, टावरिंग लीडर थी, तो अभी यहाँ पे क्या था, बिल्कुल पोलराइज था। अभी टारगेट कांग्रेस आर के नहीं था, यहाँ पे टारगेट क्या था, टारगेट इंदिरा गांधी थी। जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे या ऑपोजिशन लीडर थे, वो सारा टारगेट किसको कर रहे थे, इंदिरा गांधी को कर रहे थे। तो यही हमको डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ, आपका पॉइंट है कि लिखा हुआ एनसीईआरटी में, द कांग्रेस ऑफ दैट पार्टी हैज व्हाट इट बिकम टू पर्सनलाइज एंड द गवर्नमेंट ऑथोरिटी वाज बीइंग टू कन्वर्टेड इनटू द पर्सनल ऑथोरिटी। द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड शार्पेंड द डिवीजन बिटवीन द इंदिरा गांधी और इस स्प्लिट के कारण हम जल्दी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दोनों डिवीजन पार्टी के बीच, पॉलिटिकल पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा डिवीजन हो चुका था। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। और मेनली हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंटेस्ट। जैसे हम बात करेंगे कि सिचुएशन क्या था, यदि हम इलेक्शन के समय की बात करेंगे 1970 इलेक्शन में देखेंगे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो उसके बाद गरीबी हटा के नहीं, उसके बारे में बात करेंगे क्या इकोनॉमिक कंडीशन था उस समय, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा था, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे आपका। जैसे हम देखते हैं इन द इलेक्शन ऑफ 1971, कब की बात कर रहा है, इलेक्शन 1971 की बात कर रहा है। कांग्रेस हैड गिवन स्लोगन गरीबी हटाओ, एक फेमस स्लोगन है, आपको पता होगा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ, जबकि जितने और पॉलिटिकल पार्टी थे मास लेवल पे, उनका स्टेटमेंट था या उनका स्लोगन था क्या था तुम्हारा, इंदिरा हटाओ। तो एक तरफ स्लोगन आपका जो फेमस था वो क्या था, गरीबी हटाओ, और दूसरी तरफ स्लोगन आपका चल रहा था वो क्या चल रहा था, आपको इंदिरा हटाओ। तो नॉर्मल सी बात है, उसे कहता है दिस सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री डिड नॉट इंप्रूव मंथ्स 1971-72। और खासकर यदि कंडीशन की बात करें 71 और 72 में, तो ये अभी तक कंडीशन उतना अच्छा नहीं हुआ था। ऑलरेडी हम देख रहे थे कि 1960 से लेकर 70 तक डेंजर डिकेड कहते हैं, क्योंकि हम देखें 1962 में हम चाइना से वार लगे, 65 में पाकिस्तान वहाँ से देखें पाकिस्तान से वार लगे, 1971 में भी वार लगे, फिर उसका देखते हैं 1964 में जवाहरलाल नेहरू चले जाते हैं, 1966 में शास्त्री जी चले जाते हैं, 1967 में आके प्राइम मिनिस्टर बनती है, फिर इंदिरा गांधी, फिर टेन्योर पूरा नहीं होता, फिर से 1971 इलेक्शन में आती है। तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, इकोनॉमिक ऑर्डर पर ध्यान नहीं दिया गया। और खासकर जब हम बात करें इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, यहाँ पे हम थोड़ा पीछे हो गए, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे ऑलरेडी जब वार हो रहा था 1971 में, जब इस पाकिस्तान की हम बात करते हैं खासकर, ठीक है, तो वहाँ कहता है कि बांग्लादेश क्राइसिस हैज पुट हैवी स्ट्रेन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस के कारण इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और कैसा इम्पैक्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे दिया भी हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कहता है अबाउट 8 मिलियन पीपुल क्रॉस ओवर द ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया। लगभग यहाँ बात करें 8 मिलियन लोग क्या हुए थे, यहाँ पे बांग्लादेश से इंडिया की ओर क्या किए थे, तो आपका बॉर्डर की तरफ क्रॉस किए थे ओवर के। और हमारे लिए क्या है, अतिथि भगवान के स्वरूप है, तो हमारे लिए ये भी था कि ऑलरेडी हम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। वहाँ पे देख रहे थे एग्रीकल्चर फेलियर हो चुका था, मानसून का लैग था, 1971 में 22 में देखेंगे मानसून भी लैग हो चुका था। जितने भी कमोडिटी है, बेसिक कमोडिटी की बात करें, सभी का प्राइस हाइक हो चुका था। उसके बाद हम वार में भी देखते हैं कि जो अमेरिका का था वो किसके साथ था, वो पाकिस्तान के साथ था। तो आफ्टर वार के बाद भी हमारे पास जो भी एड हमें मिल रहे थे, ग्रांट मिल रहे थे, उसमें भी लेस कर दिया। तो सिचुएशन जो पूरी से इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे हाथ से वो निकल चुका था। तो हमारे सामने चैलेंज था, और इंदिरा गांधी के सामने चैलेंज था कैसे डेमोक्रेटिक ऑर्डर को सही किया जाए। तो ये बात कर रहा है कहता है दिस वाज द फॉलो बाय द वार विद पाकिस्तान आफ्टर द वार द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप ऑल द एड टू इंडिया। मैं यही बात कर रहा था, जो एड की बात कर रहा हूँ, जो ग्रांट की बात कर रहा हूँ, जो यूएसए से ग्रांट मिल रहा था हमें, उसको भी मदद कर दिया। और खासकर उस समय क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस भी इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। दिस लेड ऑल ग्राउंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी।
अब नॉन इस कारण से इस बेसिस पे क्या हुआ कि जितने भी कमोडिटी उसके प्राइस बढ़ चुके थे, और प्राइस की बात करें तो लगभग 23 पर 1973 में बात करते हैं तो टोटल प्राइस में 23% का इजाफा हो चुका था, इंक्रीज हो चुका था। जबकि वही 74 के करीब बात करें तो लगभग आपके 30%, लगभग कितना आपका याद रखना, लगभग कितना आपका बात कर रहा है 30% आपका उसमें इंक्रीज हो चुका है। कहता सच ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज मच हार्डर स्टिल ऑफ द गुड, और इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन के कारण लोगों की कमर टूट गई। इंदिरा गांधी साहब का चैलेंज था। एक तो हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप हम की तरफ इंदिरा गांधी को देखते हैं, एज ए टावरिंग लीडर की ओर भी देखते हैं, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट करने वाले जब प्राइम मिनिस्टर की ओर भी देखते हैं, पर उनके सामने जो मेनली अभी चैलेंज था वो चैलेंज कैसा था, इकोनॉमिक चैलेंज था। कैसा चैलेंज था, इकोनॉमिक चैलेंज था। उसमें भी देखा हमने बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में पढ़ा, उससे भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी लो है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से वेरी हाई हो चुका है, और पार्टिकुलरली किस एरिया की बात करें, रूरल एरिया में। और उस समय जब बात करते हैं मेनली हमारा देश कहाँ बसता है, रूरल एरिया में बसता है, मतलब आपका गाँव खुश तो आपका शहर खुश, ये भी तो बात है। तो हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत तेजी से बढ़ते आ रहा है, और खासकर इस कारण से क्या रहा है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, और इसके कारण क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सैलरी को फ्रोज कर रही है। उसमें हम आगे बढ़ेंगे कि सैलरी रोकी गई, सैलरी को रिड्यूस किया गया, जो गवर्नमेंट जो भी थे उसको रिड्यूस किया गया। उसके बाद दिस कॉज द फर्दर डिससैटिस्फैक्शन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मॉनसून फेल इन 1972-93, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि मॉनसून क्या हो गया आपका 1972-1973 में फेल्योर हो गया मॉनसून। इस कारण से दिस रिजल्टेड